वार्मली वेलकम एवरीवन। तो आज इस वीडियो लेक्चर में एपीकल्चर देखेंगे। एपीकल्चर की डिटेल में स्टडी हम करेंगे। एपीकल्चर की डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलिए एपीकल्चर देख लेते हैं। एपीकल्चर यानी हनी बी के बारे में हम स्टडी करेंगे। एपीकल्चर को हिंदी में मधुमक्खी कहते हैं, मधुमक्खी पालन कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन। मधुमक्खी पालन कहते हैं। इंग्लिश में एपीकल्चर और हिंदी में मधुमक्खी पालन कहते हैं। क्या? मधुमक्खी पालन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखें एपीकल्चर की। आर्टिफिशियल रूप से हनी बी के पालन को एपीकल्चर या बी कीपिंग कहते हैं। देखिए एपीकल्चर है क्या? एपीकल्चर को हिंदी में मधुमक्खी पालन कहते हैं। मधुमक्खी पालन एक्चुअली में है क्या? जिससे हम व्यापारिक रूप से हम किसी अपने व्यापारिक या बिजनेस के लिए मधुमक्खी का पालन करते हैं। किसके लिए? यानी व्यापार के लिए, अपने बिजनेस के लिए मधुमक्खी पालते हैं। उसे एपीकल्चर या बी कीपिंग कहते हैं। आर्टिफिशियल हिंदी में मतलब होता है कृत्रिम रूप से हम जब मधुमक्खी का पालन करते हैं। जैसे नेचुरल मधुमक्खी होती हैं, जैसे अगर कोई मधुमक्खी है वो सेल्फ अपना हनी बी यानी जो हनी बी होती हैं जो नेचुरल तरीके से अपने जहाँ चाहें वहाँ पर अपना हाइव यानी छत्ता बनाती हैं और वहाँ पर अपना सेहत का प्रोटेक्शन करती हैं, तो वो नेचुरल सिस्टम होता है। अगर हम इसी को एक पेटी, तो आपने देखी होगी एपीकल्चर बहुत सारी पेटी होती हैं। कुछ इस प्रकार से एपीकल्चर की जो डिजाइन है कुछ इस प्रकार से अगर होती हैं, तो इसे आर्टिफिशियल जो रूप से ये इस प्रकार आर्टिफिशियल रूप से दिखाया जा रहा है इस प्रकार से, तो ये इसमें आती हैं, ये एपीकल्चर में आती हैं। और कुछ हनी बी होती हैं जो नेचुरल तरीके से हैं, वो कुछ इस प्रकार से दिखाई देती हैं। तो इसी के साथ साथ अब हम देखते हैं एपीकल्चर में जो कौन सी जो हनी बी होती हैं, हनी बी उनकी स्पीसीज के बारे में स्टडी कर लेते हैं। चलिए स्पीसीज ऑफ हनी बी कौन सी स्पीसीज हैं? स्पीसीज ऑफ हनी बी मीन्स होता है मधुमक्खी। स्पीसीज कौन सी स्पीसीज होती है हनी बी की? नंबर 1, अपने पूरे वर्ल्ड में लगभग जो 4 फेमस स्पीसीज हैं उन स्पीसीज को हम लिखते हैं और आप लिखते चलते, आप भी लिखते चलें। नंबर 4, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हम देखेंगे। इसमें जो पहली है जो है डॉर्सेटा। कौन सी है? डॉर्सेटा। नंबर 2 इस प्रकार से एपिस डॉर्सेटा। एपिस जो दूसरी प्रजाति है एपिस इंडिका। कौन सी है? एपिस इंडिका। नंबर 3 पर जो प्रजाति है वो है एपिस फ्लोरा। कौन सी है? एपिस फ्लोरा। जो नंबर 3 पर कौन सी है? एपिस फ्लोरा। जो नंबर चौथी प्रजाति है वो चौथी प्रजाति कौन सी है? चौथी प्रजाति कौन सी होगी? चौथी प्रजाति होगी वो एपिस मेलिफेरा। कौन सी होगी? एपिस मेलिफेरा। जो चौथी प्रजाति है वो कौन सी है? एपिस मेलिफेरा। ये 4 प्रजाति जो वर्ल्ड में बहुत फेमस प्रजाति हैं हनी बी की, वो कुछ इस प्रकार से हमने नोट डाउन कर रखी हैं। आप भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पॉइंट शुड बी नोटेड। जो एपिस डॉर्सेटा जो मधुमक्खी है ये बहुत खतरनाक होती है। इसका स्वभाव डेंजरस होता है। यानी अगर आपने इस मधुमक्खी के छत्ते पर अगर आपने कंकड़ अगर मार दिया तो आप 100% मोटे हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये है, ये मधुमक्खी डेंजरस होती हैं। इन मक्खियों को जब गुस्सा आता है तो आपको छोड़ती नहीं, चाहे आप पानी में डूबें या घर में घुसें। अगर आप इनसे पंगा लिया तो आप समझ सकते हैं ये क्या हाल कर सकती हैं। ये जो मधुमक्खी हैं एपिस डॉर्सेटा, ये रॉक्स पर पाई जाती हैं, यानी पहाड़ों पर पाई जाती हैं। इसलिए इन्हें रॉक बी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक बी।
इसलिए इन्हें रॉक बी भी कहते हैं। और इन मधुमक्खी का सामान्यतः नाम सारंग भी होता है। क्या होता है? सारंग बी भी इन्हें कहते हैं। इन्हें सारंग बी भी कहते हैं क्योंकि ये अधिक ऊंचाई पर रहती हैं। जो दूसरी जो प्रजाति है वो है एपिस इंडिका। कौन सी है? एपिस इंडिका। एपिस इंडिका ये रॉक बी से कुछ स्मॉल साइज की होती है। कैसी होती हैं? रॉक बी से कुछ स्मॉल साइज की होती हैं, यानी जो सौरंग हनी भी है, सौरंग भी है, उससे कुछ छोटी होती है। कौन सी? एपिस इंडिका। एपिस इंडिका। इसे कॉमनली इज कॉल्ड एज इंडियन बी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडियन बी। इसे कॉमनली नॉन एज इंडियन बी भी कहते हैं। एपिस फ्लोरा ये सबसे छोटी प्रजाति होती है। इन चारों प्रजाति में से सबसे छोटी जो प्रजाति पाई जाती है जो एपिस फ्लोरा है। कौन सी है? एपिस फ्लोरा। सबसे छोटी प्रजाति कौन सी है? एपिस फ्लोरा। और ये शांत स्वभाव की होती है। कैसे? ये शांत स्वभाव की होती हैं। ये अपना घोंसला या अपना घर ये छोटे छोटे घर मकानों में बना लेती हैं, यानी जहाँ पर कूड़ा करकट रहा होता है वहाँ पर ये बना लेती हैं। तो तीसरी प्रजाति है एपिस मेलिफेरा। कौन सी प्रजाति है? एपिस मेलिफेरा। एपिस मेलिफेरा जो प्रजाति है, इस प्रजाति को इंडियन बी और या यूरोपियन बी भी कहते हैं। यूरोपियन बी भी कहते हैं क्योंकि ये प्रजाति सबसे ज़्यादा यूरोप में पाई जाती है, इसलिए इसे यूरोपियन बी भी कहते हैं। और इसे यूरोप से इंडिया में लाया गया, यहाँ पर इसका पालन सबसे ज़्यादा किया जाता है, इसलिए इसे इंडियन बी भी कहते हैं। क्या? इंडियन बी भी कहते हैं। सबसे ज़्यादा शहद इन चारों प्रजाति में से अगर आप देखें प्रोडक्शन ऑफ हनी बी सबसे ज़्यादा किसका होता है? तो एपिस डॉर्सेटा का होता है। किसका? एपिस डॉर्सेटा का होता है। इन मधुमक्खियों को एपीकल्चर में शामिल बहुत कम किया जाता है। एपीकल्चर में सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन में सबसे ज़्यादा उस प्रजाति को चुना जाता है जिसमें प्रोडक्शन ऑफ हनी भी ज़्यादा हो और वो इम्यूनिटी और एंड उसका स्वाद सबसे शांत हो। इस प्रकार से इसका सिलेक्शन किया जाता है। चलिए इसके बाद कुछ और बताएं। अगर आपसे कोई पूछे इसके एपीकल्चर के फादर कौन है, इंडिया के फादर ऑफ, एक क्वेश्चन और पॉइंट शुड बी नोटेड, 3 स्टार देके एक पॉइंट और नोट करें। मॉडर्न फादर ऑफ एपीकल्चर इन इंडिया। अगर आपसे कोई पूछे एपीकल्चर के जो आधुनिक पिता हैं इंडिया के, वे कौन है? वो न्यूटन है। कौन है? न्यूटन। इंग्लिश में लिखें, इंग्लिश में कौन है? न्यूटन है। इन्होंने इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर आविष्कार किया था वो कौन थे? न्यूटन। इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडर्न फादर ऑफ एपीकल्चर इन इंडिया कहते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके बाद हम देखेंगे एपीकल्चर की स्टडी करेंगे। एपिस इंडिका की आपके सिलेबस में एपिस इंडिका की स्टडी की है, तो हम एपिस इंडिका की स्टडी करेंगे। एपिस इंडिका हनी बी, हेडिंग आप डालें एपिस इंडिका और हनी बी। हेडिंग डाली होगी आपने, तो अब इसका देखते हैं क्लासिफिकेशन। सिस्टेमेटिक क्लासिफिकेशन किस प्रकार से दिया गया है। सिस्टेमेटिक
क्लासिफिकेशन ऑफ हनी बी, सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ हनी बी, यानी मधुमक्खी का वर्गीकरण। सबसे पहले हम लिखते हैं फाइलम। क्या लिखते हैं? फाइलम। फिर इसके बाद लिखेंगे फाइलम, इसकी क्लास लिखते हैं, इसे कौन सी क्लास में प्लेस किया गया है। और फिर इसके बाद लिखते हैं ऑर्डर, फिर इसका देखते हैं जीनस, फिर इसके बाद लिखते हैं स्पीसीज, जो हनी बी यानी एपिस इंडिका, तो इसका फाइलम इसे कौन से फाइलम में रखा गया। जितने भी इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट को आर्थ्रोपोडा के अंदर प्लेस किया गया है, यानी इन्हें आर्थ्रोपोडा के अंदर रखा गया है कि जितने भी कीट हैं उन्हें आर्थ्रोपोडा के अंदर रखा गया है। कहाँ पर? आर्थ्रोपोडा। तो इसका जो फाइलम होगा कौन सा होगा? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रो मीन्स जॉइंट, पोडा मीन्स लेग, यानी जॉइंटेड लेग। क्लास इसकी जो क्लास होगी इंसेक्टा, जो हनी बी है वो कौन किस में आती है, कौन सी क्लास के अंदर रखा गया है, इन्हें क्लास कौन सी क्लास के अंदर रखा गया है? वो क्लास है इंसेक्टा। कौन सी क्लास है इसकी? वो क्लास है इंसेक्टा। इंसेक्टा के अंदर इन्हें रखा गया है। चलिए, जो इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर कौन सा है? इन्हें जिस ऑर्डर में रखा गया है हनी बी को, वो ऑर्डर कौन सा है? हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा कौन सा ऑर्डर है? हाइमेनोप्टेरा। और इसका जो जीनस है, जीनस कौन सा है? एपिस। एपिस। और जो इसकी जो स्पीसीज है वो कौन सी है? इंडिका। क्योंकि हम इंडिया में तो इंडिया की प्रजाति का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं अध्ययन? इंडिका, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका का अध्ययन करते हैं। देखिए, जो एक हनी बी है वो कैसी है? एक सोशल इंसेक्ट है। हनी बी इज सोशल इंसेक्ट है, यानी हनी बी एक सामाजिक कीट है। इसलिए इसमें लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है। क्या? इसमें लेबर ऑफ डिवीजन पाया जाता है, यानी इसमें अलग अलग जाति होती हैं। जैसे लेबर ऑफ डिवीजन, इसमें श्रमिक के जो कार्य होते हैं, जो काम होते हैं, लेबर ऑफ डिवीजन का मतलब ये है इसमें कौन कौन से कार्य हैं, काम के हिसाब से उनका नाम रख दिया जाता है। इसमें देखते हैं लेबर ऑफ डिवीजन किस प्रकार से पाया जाता है। लेबर ऑफ डिवीजन हनी बी में पाया जाता है। तो लेबर ऑफ डिवीजन किस प्रकार से पाया जाता है वो हम देख लेते हैं। चलिए, हनी बी की एक हाइव में हनी बी, पहले हम कुछ डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद आपको इसमें समझाते हैं। जो हनी बी का जो हाइव यानी छत्ता कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। लुक हियर, हनी बी का जो हाइव है वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। एक हाइव में 20,000 से लेकर 50,000 तक हनी बी पाई जाती हैं। एक छत्ते में हनी बी 20,000 से लेकर के 50,000 से 60,000 70,000 तक, लगभग मैक्सिमम अगर इसका रेशियो निकालें तो 50,000 तक एक छत्ते में हनी बी पाई जाती है। और एक पूरे छत्ते में सिर्फ एक छत्ते में बाहर होंगे, कॉल कर रहा हूँ। हाँ, इसमें आग कितनी पाई जाती है? इसमें जो हनी बी की जो कुल हनी बी इसमें कितनी पाई जाती है? 20,000 से 50,000 तक इसमें कुछ हनी बी पाई जाती है। और इसमें जो ड्रोन की संख्या होती है वो कितनी होती है? 200 से 300 ड्रोन की संख्या होती है। कितनी? 200 से 300 ड्रोन, 200 से 300 ड्रोन पाए जाते हैं। और पूरे छत्ते में एक हनी बी पाई जाती है। कितनी? एक हनी बी पूरे छत्ते में पाई जाती है। उसे रानी मक्खी या क्वीन कहते हैं। और ड्रोन को मेल हनी बी कहते हैं।
क्या कहते हैं, मेल हनी भी कहते हैं। और मेल हनी भी की संख्या 20, मेल हनी भी की संख्या 200 से 300 होती है पूरे छत्ते में। छत्ते हनी भी का छत्ता कुछ इस प्रकार का होता है। हेक्सागोनल इसके चैम्बर होते हैं। कैसे होते हैं, हेक्सागोनल इसके चैम्बर होते हैं। और ये पूरे एक छत्ते में 20,000 से 50,000 तक टोटल नंबर ऑफ हनी भी पाई जाती हैं। और ड्रोन, नंबर ऑफ ड्रोन 200 से 300, और नंबर ऑफ क्वीन यानी रानी मक्खी सिर्फ एक पाई जाती है पूरे छत्ते में। आई एम क्लियर। अब चलिए अब देखते हैं लेवल ऑफ डिवीजन। आपने देख लिया किस प्रकार से होता है। अब इनके लेवल ऑफ डिवीजन की स्टडी करते हैं। नंबर एक पर जो है वो है क्वीन। क्वीन यानी रानी मधुमक्खी, क्वीन रानी, मधुमक्खी हिंदी में रानी मधुमक्खी। और दूसरी है ड्रोन। ड्रोन को मेल कहते हैं, मेल यानी ऐसे कहेंगे नर मधुमक्खी। और जो नंबर तीन पर होती है उसका नाम है, नंबर तीन पर आती है वर्कर वी या वर्कर हनी वी। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, इसे श्रमिक मधुमक्खी कहते हैं। और इसमें जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं, बची मधुमक्खी सारी की सारी वर्कर होती हैं पूरे छत्ते में। 20,000 या 50,000 में से 200 से 300 ड्रोन होगी और एक रानी मक्खी होगी, और बाकी की बची हुई जो मक्खी होती हैं वो वर्कर होती हैं। चलिए अब इसमें स्टडी करते हैं हम क्वीन की स्टडी करते हैं। और क्वीन की सारी स्टडी करने के बाद इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। चलिए हेडिंग डाल लेना, क्वीन यानी रानी मधुमक्खी, QUEEN क्वीन। इसे फीमेल मधुमक्खी या फीमेल हनी बी इज नॉन एज क्वीन। ये पूरे छत्ते में अगर क्वीन के बारे में लिखो तो इसे कह सकते हैं ये फीमेल मधुमक्खी होती है। और इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूर्ण या कंप्लीटली विकसित होते हैं, यानी इसके जननांग पूर्ण विकसित होते हैं, या इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कंप्लीटली डेवलप्ड। जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, फुली डेवलप होते हैं। और ये पूरे छत्ते में सिर्फ एक रानी मक्खी पाई जाती है। पूरे छत्ते में कितनी पाई जाती है, पूरे छत्ते में, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही रानी मक्खी पाई जाती है। और इसी के साथ साथ जो रानी मक्खी को हिंदी में फीमेल हनी बी कहते हैं। और ये इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी जननांग पूर्ण विकसित होते हैं। और इसका जो स्टिंग यानी डंग कैसा होता है, एब्सेंट होता है। क्यों एब्सेंट होता है, क्योंकि ये ओवी पॉजिटिव होती है। ओवी पॉजिटिव ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉन्ट है। फॉन्ट शुड बी नोटेड, ओवी पॉजिटिव मतलब ये एग लेन करती है, यानी ये अंडे देती है। इसलिए अंडे देने के साथ साथ इसमें स्टिंग यानी डंग एब्सेंट होता है। डंग इसमें पाया जाता है, डंग पाया जाएगा वर्कर में, डंग वर्कर में पाया जाता है, क्योंकि वर्कर का काम सिर्फ और सिर्फ काम ही करना होता है। और इसका काम क्या होता है, और इसका मेन फंक्शन रानी का एक पॉइंट में आप लिख सकते हो, क्वीन का वर्कर, जो क्वीन का जो मेन फंक्शन होता है, क्या होता है इसका फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है अंडे देना। E-G इसका फंक्शन क्या होता है, अंडे देना, यानी एग लेइंग करना इसका मेन फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है इसका, एग ले करना होता है, यानी इसका मेन फंक्शन अंडे देना होता है। ये जब नेप्टिंग फ्लाइट यानी मैथुन के समय, जब ये नेप्टिंग फ्लाइट का मतलब होता है जब मैथुन के समय, जब ये मैथुन करने के बाद जब ये अपने छत्ते में वापस आती हैं,
तब ये 2 प्रकार के अंडे प्रोड्यूस देती हैं। ये कितने प्रकार के अंडे देती हैं? ये अंडे कुछ 2 प्रकार के अंडे देती हैं। तो फर्स्ट इज वन फर्टाइल एग। कौन से? फर्टिलाइज्ड एग लेइंग करती हैं। और जो दूसरे अंडे हैं, तो दूसरे अंडे कौन से अंडे देती हैं? वो देती हैं अनफर्टिलाइज्ड एग। कौन से देती हैं? अनफर्टिलाइज्ड एग को अनफर्टिलाइज्ड एग देती हैं। ये अपने छत्ते में अनफर्टिलाइज्ड एग और फर्टिलाइज्ड एग को ये देते हैं। फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज्ड एग में क्या डिफरेंस होता है, इससे जानने के लिए हम कुछ इस प्रकार से आपको बता रहे हैं। देखिए, फर्टिलाइज एग है, यहाँ से फर्टिलाइज एग का मतलब ये होता है इससे दो प्रकार की हनी भी बनती हैं। फर्स्ट इज वन, जो रानी मक्खी, और जो दूसरी प्रोड्यूस होगी वो होगी वर्कर। कौन सी होगी? वर्कर। और जो अनफर्टिलाइज एग से जौन सी हनी भी बनती है, उस हनी भी को क्या कहते हैं? उसे ड्रोन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे ड्रोन कहते हैं। ड्रोन यानी ये इनका काम, ड्रोन का काम क्या होता है? रिप्रोडक्शन करना होता है। और इसमें जो क्वीन का भी काम क्या होता है? अंडे देना होता है। फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज एग में कुछ कन्फ्यूज हो तो मैं बता देता हूँ। फर्टिलाइज एग का मतलब होता है इसमें मेल एंड फीमेल दोनों का फ्यूज होकर के जाइगोट का निर्माण हो जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के एग होते हैं, डेट इज अनफर्टिलाइज्ड एग। ये फर्टाइल नहीं होते, ये फर्टिलाइज हो जाते हैं। अब देखते हैं, ये एग लेइंग करती हैं। इसके बाद क्या होता है? पूरी संतान अपने हाइव में यानी छत्ते में, जो पूरे छत्ते में जितनी मधुमक्खी होती हैं वो किसकी संतान होती हैं? वो सिर्फ रानी मधुमक्खी की संतान होती हैं। वो किसकी संतान होती हैं? वो इसी रानी मक्खी की संतान होती हैं। और ये जब ये हाइव में ये अंडे कितने देती हैं ये भी देख लेना। हनी भी एक दिन में लगभग 2000 एग ले करती हैं। यानी ये एग ले कितने करती हैं? ये एक दिन में 1000 से लेकर के 2000 तक ये एग ले करती हैं। ये अपने पूरे जीवन काल में कितने एग ले करती है? कितने ले करती है? एक दिन में जब 2000 करती है तो ये लगभग ये अपने पूरे जीवन में 15 से 20 लाख एग ले करते हैं। यानी अपने पूरे जीवन काल में ये 15 से 20 लाख तक ये एग ले यानी अंडे अपने पूरे जीवन काल में देती हैं। क्या? ये अपने पूरे जीवन काल में देती हैं। जब ये अंडे देती हैं, कौन? जब क्वीन यानी रानी मक्खी जब ये अंडे देती हैं, जब ये कमजोर हो जाती हैं तो ये वर्कर मधुमक्खी होती हैं। कौन सी? वर्कर मधुमक्खी होती हैं। जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं, इन्हें छत्ते से बाहर निकाल देती हैं। क्या? छत्ते से बाहर निकाल देती हैं। और एक और पॉइंट, ये सबसे छत्ते में पूरे हनी भी यानी पूरे हाइव में पूरे छत्ते में सबसे बड़े आकार की ये मधुमक्खी होती हैं। कौन? क्वीन। जब ये बाहर निकाल देती हैं तो हाइव में यानी छत्ते में किसी दूसरी फर्टाइल एग से प्रोड्यूस रानी मक्खी को वर्कर रॉयल जेली खिलाकर और एक क्वीन चुन लेती हैं। कहने का मतलब ये है, जब जो रानी मक्खी जब वीक हो जाती है तो उसे वर्कर मधुमक्खी बाहर निकाल देती है। बाहर निकालने के बाद जब जो फर्टाइल एग से प्राप्त जो क्वीन बनती हैं, उनमें से किसी एक को रानी मक्खी चुन लेती हैं। किसी एक को रानी मधुमक्खी चुन लेती हैं। फिर इस प्रकार से छत्ते की वो रानी मधुमक्खी हो जाती है। फिर इसी प्रकार से फिर ये अपने नेस्टिंग फ्लाइट कंप्लीट करने के बाद फिर ये एग देती है। इस प्रकार से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है। अब स्टडी करते हैं कि रानी के बारे में आप इतना लिख सकते हैं। अब दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, ड्रोन के बारे में। किसके बारे में? ड्रोन के बारे में। ड्रोन किस प्रकार का लेवल ऑफ डिवीजन इनमें पाया जाता है वो देखते हैं और ड्रोन की सारी स्टडी हम कर लेते हैं। ड्रोन को इंग्लिश में पॉइंट शुड बी नोटेड। ड्रोन को हिंदी में नर कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी में इसे नर कहते हैं। क्या कहते हैं? नर कहते हैं। ये रानी मधुमक्खी से छोटे होते हैं और
यानी वर्कर मधुमक्खी से बड़े होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये बीच के होते हैं, रानी और वर्कर के बीच के ये होते हैं। इनके जननांग यानी इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूर्ण विकसित या कंप्लीट डेवलप होते हैं। यानी कंप्लीट डेवलप होते हैं, यानी ये पूर्ण विकसित होते हैं। इनकी आंखें अगर देखें तो इनकी सबसे बड़ी आंखें इन्हीं की दिखाई देती हैं। क्या इसकी जो आइज होती हैं सबसे बड़ी दिखाई देती हैं। इनमें जो वर्कर जो काम करते हैं इसमें देखें तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ फीमेल को फर्टाइल, यानी इनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है, इनका काम देखें तो इनका काम है रिप्रोडक्शन करना, और इनका कोई काम नहीं होता है। क्या इनका और कोई काम नहीं होता है। इनके स्टिंग यानी जो डंक जो मारती है, डंक इनमें कैसा होता है? एब्सेंट होता है। कैसा होगा? इसमें जो डंक होता है वो एब्सेंट होता है, और इसमें जो मॉम ग्लैंड एंड नेक्टर ग्लैंड जो इनके पैरों में वो एब्सेंट होती है, वो किसमें पाई जाती है? वो वर्कर मधुमक्खी में पाई जाती है। इसमें जो मॉम ग्लैंड और जो नेक्टर ग्लैंड होती है वो कैसी होती है? एब्सेंट होती है। इनकी हाइमे संख्या 200 से 300 इसके पूरे छत्ते में इनकी संख्या 200 से 300 पाई जाती है। और ये पार्थोजेनेसिस द्वारा, किसके द्वारा? पार्थोजेनेसिस द्वारा ये उत्पन्न होते हैं। ये अनफर्टिलाइज्ड एग से उत्पन्न होते हैं। कौन से? बहुत पॉइंट शुड बी नोटेड। अनफर्टिलाइज्ड एग से पार्थोजेनेसिस द्वारा विकसित होते हैं। यानी पार्थोजेनेसिस द्वारा विकसित होते हैं। जहां पार्थोजेनेसिस का मतलब ये होता है, इसमें कंप्लीट पार्थोजेनेसिस का मतलब होता है इसमें ये पार्थोजेनेसिस का मतलब ये होता है कि सिर्फ और सिर्फ ये अनफर्टिलाइज्ड एग से विकसित होते हैं। किससे? अनफर्टिलाइज्ड एग से ये विकसित होते हैं। इनका सिर्फ और सिर्फ काम होता है रानी मक्खी से मैथुन करना। जब जाड़ों का समय होता है, यानी सर्दियों का मौसम आता है, या फूड की जब कमी हो जाती है, यानी फूड की जब कमी हो जाती है, किसकी? फूड की जब कमी होती है, किसकी? फूड की जब कमी होती है, या जाड़ों का मौसम आता है, तो इसमें जो वर्कर भी होती हैं, कौन सी वर्कर भी होती हैं, इन्हें मारकर बाहर निकाल देती हैं। क्योंकि जाड़ों में खाने की आपूर्ति हो जाती है, यानी फूड कम मिलता है, इसलिए इन्हें वर्कर मधुमक्खी या जो श्रमिक मधुमक्खी होती हैं इन्हें छत्ते से बाहर निकाल देती हैं। और ये बाहर जाकर ठंड के मारे कैसे हो जाते हैं? ये मर जाते हैं, और इन्हें भोजन नहीं मिलता है, ये भूख के मारे मर जाती हैं। अब देखते हैं जो तीसरा पॉइंट है वो है वर्कर। कौन सा? वर्कर को हिंदी में श्रमिक कहते हैं। क्या? वर्कर को हिंदी में श्रमिक कहते हैं। और ये इनका मेन ही काम है, पूरा काम इन्हीं का करना होता है, यानी नेक्टर कलेक्ट करना या मोम बनाना इन्हीं का काम होता है। छत्ते की मरम्मत करना इन्हीं का काम होता है। हाथ की मरम्मत करना, हाई में अगर गर्मियों के मौसम में ठंड देना, और या गर्मी के मौसम में ठंड देना, और ठंड के मौसम में गर्मी देना, इन वर्कर का ही काम होता है। काम नाम ही इनका वर्कर है, तो काम ही इनका वर्कर ही होगा। क्या होगा? और ये इस साइज में सबसे छोटी होती हैं, और इनकी संख्या सबसे ज़्यादा इन्हीं की संख्या पाई जाती है। देखिए 200 से 300 नर पाए जाते हैं, और पूरे हार में एक रानी मधुमक्खी होती है, तो इनकी लगभग कह सकते हैं 90 से 95% इन्हीं की संख्या होती है। किनकी? 90 से 95% वर्कर की संख्या पूरे छत्ते में पाई जाती है। इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनमें एब्सेंट होते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज मॉडिफाइड इनटू स्टिंग। तो इसमें स्टिंग में मॉडिफाई हो जाता है, और ये अपनी सुरक्षा के लिए स्टिंग का प्रयोग करती हैं, यानी डंक का प्रयोग करती हैं।
इनका अगर जीवन काल इनका देखें, इनका जीवन काल इनके पूरे हाइम में और इनका जीवन काल देखें तो इनके जीवन काल का समय जो समय होता है वो 40 से 45 दिन का होता है। इनका जो समय होता है वो 40 से 45 दिन का इनका समय होता है। इसी और इनका जो मेन फंक्शन होता है वो नेक्टर कलेक्ट करना एंड हनी बी को कलेक्ट करना इन्हीं का काम होता है। और ये सबसे ज़्यादा कॉलोनी की जो संरचना यानी जो पूरी देखभाल इन्हीं का काम होता है। पूरे हाइव में सुरक्षा प्रदान करना इन वर्कर का ही काम होता है। चलिए इसके बाद अगली वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ जाएं। पूरी हनी बी किसी प्रकार की बायोलॉजी में कोई कमी या कोई दिक्कत आए तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जो भी चैनल हो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज तक यहीं तक वर्कर तक आपको करा दिया, हनी बी के लेबर ऑफ डिवीजन और एपीकल्चर के बारे में थोड़ा बता दिया। और अब हम अगली वीडियो में देखेंगे इसके जो इंडिया में कहाँ पर एपीकल्चर जो संस्था हैं और कहाँ पर हैं और उनके बारे में स्टडी हम करेंगे। और बने रहिए हमारे साथ, धीरे धीरे सारी कवर करा देंगे आपको। थैंक यू।